हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन तक। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। तो दोस्तों, आज हम डीडी पार्क बोलाराम गेट के सामने, और मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो एमपीपीएससी 2019 का इनने मेंस लिखा था और फाइनली इंटरव्यू तक पहुंचे थे। तो इनसे चर्चा करेंगे कि इनके साथ क्या अहित हुआ है, और ये अभी कोर्ट भी गए थे, लीगल एक्सपर्ट ने इनको क्या सलाह दी है, और आज से न्यूज़पेपर में भी आया है, कोर्ट ने बताया है कि आपने किस आधार पर इस रिज़ल्ट को रद्द किया है। तो आपको लीगल एक्सपर्ट ने क्या सलाह दी है? हम लोग जबलपुर गए थे, जैसे ही परीक्षा परिणाम आए थे, पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम, उसको चुनौती देने हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व एडवोकेट जनरल हैं श्री नमन नागराज सर, उनसे हमने सलाह ली थी। उन्होंने हमें यही कहा था कि जो आयोग ने किया है वो वैधानिक रूप से गलत है, क्योंकि इसके पहले भी परीक्षाएं हो चुकी हैं और 2012 का केस भी उन्होंने ही हैंडल किया था, तो उन्हें काफ़ी अनुभव भी है इस विषय में। उनका कहना था कि आपके साथ गलत हुआ है, हम आपका पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। उसको उन्होंने चैलेंज भी किया है, हमारी सुनवाई चल रही है। तो ऐसे कौन कौन से उन्होंने पॉइंट बताए थे कि इस आधार पर आपका ये रिजल्ट, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है? एक तो यही कि पूर्व में आयोग परीक्षाएं ऐसी करा चुका है, जबकि 2012 की परीक्षा में पेपर लीक की समस्या थी तो भी उसमें अतिरिक्त परीक्षा का रास्ता खुला था। तो इस बार तो कोई परीक्षा स्तर पर गड़बड़ी ही नहीं थी, ना नियमों, सिर्फ नियमों में कमी थी, बाकी परीक्षा स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई धांधली नहीं हुई। तो एक ग्राउंड ये, दूसरा ये कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम हुई है, ट्रांसपेरेंटली हम लोग क्वालिफाई करके आए हैं। तो दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ उनका कहना ये था कि एक ही परीक्षा में यदि आप कुछ लोगों को 2 बार मौका देते हैं और कुछ लोगों को 1 बार मौका देते हैं तो राइट टू इक्वलिटी का ये अतिक्रमण है। ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने, और बाकी अपनी विधिक भाषा में भी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या बताया गया? जैसे हम लोग भी याचिका के लिए गए थे, तो सर का यही कहना था कि जो आयोग ने निर्णय लिया है वो उचित नहीं है। आप उन जो अभ्यर्थी जो आने वाले थे, आप उनके लिए जो 3 साल की प्रक्रिया है, आप पूरी उन्हें रद्द नहीं कर सकते हैं। आप उन बच्चों को लेकर आए, लेकिन आप इनके साथ भी न्याय करें। जो अतिरिक्त मेंस का जो तर्क है वो भी उन्होंने दिया है। जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, आप वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आयोग ने पूर्व में जो 2009 है, 10 है, 12 है, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाकर ही मेंस करवाया होगा, तो आयोग ये कर सकता था। और आयोग का जो तर्क है कि हमने हाईकोर्ट के निर्णय का पालन किया है, तो चूंकि आज वो स्पष्ट हो चुका है, जैसे आज 11 तारीख को सुजॉय पॉल जी की डबल बेंच में जो सुनवाई थी, तो उनसे जब प्रश्न किया गया कि आपके जजमेंट का हवाला देकर आयोग ने मेंस निरस्त कर दिया, तो उन्होंने कहा है कि ये हमारा इंटरप्रिटेशन नहीं था, ये आयोग ने आशय निकाला है, हमने ऐसा निर्णय नहीं दिया। तो आज तो स्पष्ट हो चुका है कि हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं था, ये आयोग ने किया है। तो आयोग के पास तो विकल्प था अतिरिक्त मेंस का, तो आयोग ने इतनी बड़ी एग्ज़ाम जो इतने संसाधन जुटाकर जो उसने करवाई थी उस समय, तो उसने निरस्त क्यों की? जो हमारे जो वकील हैं उन्होंने यही कहा था कि आप जिनकी टिकट, एक एग्ज़ाम उदाहरण दिया था कि जिनके रेल की टिकट कंफर्म है, आप और जो आरएसी वाले हैं, आप उनके लिए मतलब जो कंफर्म टिकट वालों को हटा दोगे। उन्होंने यही, मतलब पूरी ट्रेन रद्द नहीं कर सकते, आपकी ट्रेन की जर्नी रद्द हो जाए। कुछ यदि सबकी कंफर्म टिकट्स हैं और कुछ आरएसी वालों के लिए यदि उनको टिकट नहीं मिली, वेट लिस्टेड हैं वो, तो क्या आप पूरी ट्रेन रद्द कर देंगे? ऐसा उनका कहना था। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए, उनका ये कहना है आपका पक्ष नैतिक, वैधानिक, संवैधानिक तीनों आधारों पर प्रबल है। क्या आयोग ने इस बीच अपना कोई पक्ष रखा हमने किस आधार? इस दिन से आयोग ने निरस्त किया है, उसके बाद से आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया और किसी से उन्होंने कोई मिलने की कोशिश नहीं की। हम लोग गए थे एक दिन, लेकिन उस दिन उज्जैन में प्रधानमंत्री को आना था, तो ये हवाला देते हुए हमें वहाँ से जाने कहा गया कि धारा 144 लागू है, आप लोगों पर कार्रवाई कर दी जाएगी। जी, यदि आयोग इस तरह की चीज़ें करता है तो अन्य राज्यों के लिए प्लस हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो आगामी परीक्षाएं होंगी उनके लिए भी एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा कि यदि एक बार आपने परीक्षा को दोबारा आयोजित करा लिया बिना कोई लीगल उसके कोई तर्क ही नहीं है ठोस बुनियादी, और आपने परीक्षा को रद्द कर दिया, तो इससे तो भविष्य की जो आगामी परीक्षाएं वो भी फिर फंसेंगी। उसके लिए फिर एक मिल जाएगा ना लोगों के लिए, हर कोई कोर्ट जाएगा कि इस परीक्षा को फिर से कराना चाहिए। तो क्या इसी में उलझा रहेगा आयोग? आयोग को इस तरह की कोई नहीं करनी चाहिए थी जिससे भविष्य में और परीक्षाओं के लिए समस्या आए। सर, कोर्ट केस के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमने जबलपुर बेंच में 5 पिटिशनें दायर की हैं और लगभग 130 प्लस पिटिशनर हैं, और जो हमारी जो लीड पिटिशन है उसकी पहली सुनवाई 28 तारीख को हुई है, जिसमें मनिंदर भट्ट सर की बेंच में हुआ है,
और इसमें कहा गया था कि आप क्लैरिफिकेशन लेकर आएँ, उसके बाद अगर नहीं मिलता है क्लैरिफिकेशन तो हम आपके लिए ही बैठे हुए। 7 तारीख को जब उसकी नेक्स्ट सुनवाई हुई तो उसमें भी यही कहा गया है कि पहले क्लैरिफिकेशन आ जाने दें, और 7 तारीख को एक ऑर्डर पास हो चुका है जिसमें पीएससी से जवाब मांगा है 1 हफ्ते में। और जो आज की सुनवाई है इससे स्पष्ट है कि अब जो हमारी अगली सुनवाई 15 को होने वाली है तो उसमें हम लोग यही तर्क रखेंगे कि अब जज साहब का जो पैरा नंबर 47 है उससे मेंस निरस्त का आशय नहीं था, तो अब हम अपने तर्कों के साथ अपने एडिशनल मेंस के जो तर्क रहेंगे, कानूनी जो तर्क रहेंगे, उसके साथ हम अच्छे से उस केस में लड़ेंगे और मुझे आशा है कि उसमें जीतेंगे भी। मेरी ये राय है कि आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो कहीं भी किसी भी परीक्षा को निरस्त करना है तो उसके लिए कुछ सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए, जैसे कि या तो उसमें कुछ लूप होल्स हो या पेपर लीक हुआ हो या फिर कुछ स्कैम वगैरह हो, तो ऐसे कुछ चांसेस में ही सिर्फ परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है। और जैसा इन्होंने पास्ट में अगर हम देखें कि कैसे ऑप्शंस इनके पास रहे हैं, तो जब भी देखा गया है तो इन्होंने एडिशनल मेंस ही करवाया है, चाहे वो 2009 हो, 2011 हो या 2015 हो। तो यहाँ पे भी जो ये परीक्षा थी 2019 वाली, तो इसमें भी कहीं ऐसा नहीं था कि भाई पेपर लीक हुआ या कोई स्कैम हुआ या फिर कुछ और लेवल पे गड़बड़ी थी जिसकी वजह से इस पूरी प्रोसेस को निरस्त किया जा सकता था। तो इसमें इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, जिसमें ये चाहते तो जो मेंस वाले बच्चे थे उनको सेपरेट कर सकते थे, और जो इस रिज़ल्ट में एडिशनल बच्चे आ रहे थे तो सिर्फ उनका करा सकते थे, और वो एक इजी प्रोसेस थी जिसमें कम टाइम लगता, कम रिसोर्सेज खर्च होते और ये प्रोसेस भी लेंदी नहीं होती। नहीं तो इस तरह से ये नेगेटिव मैसेज जाता है जो इतने सारे बच्चे सिस्टम में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो प्रेजेंट टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा है इंडिया में, तो अगर आप आज एक इतने बड़े जो स्टेट का एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है उसको आप एक निरस्त कर रहे हो, तो कल को ऐसी पॉसिबिलिटी तो फिर किसी और एग्ज़ाम में भी बन सकती है। कोई भी बच्चा कोई भी हवाला लेके आ सकता है या कोई भी प्रेशर क्रिएट करके ऐसा कर सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास इतने एक्सपर्ट हैं, पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो इस चीज़ को बड़े ही शांति से सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कुछ बच्चों ने प्रेशर क्रिएट किया कि हाँ भाई जो 10,000 बच्चे फ़ेल हो गए और उन्होंने एक प्रेशर बनाया कि हमारे साथ इनजस्टिस हुई है, और आपने उस पॉलिटिकल प्रेशर में आके और अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में सबको निरस्त कर दिया, जबकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज़ का। सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सारे पक्षों का हित देखा जाए। इसमें उस 1918 बच्चों की क्या गलती थी? तो कहीं ना कहीं ये भी एक अनइथिकल इशू है, तो आपको इन डायमेंशंस पे भी सोचना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है वो एडिशनल मेंस ही है, जिससे फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, और बाकी जो एग्ज़ाम प्रोसेसेस पेंडिंग हैं 2020, 21 और फ्यूचर में जो 2022